आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह का रूपांतरण। प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह का रूपांतरण। किसी आव्यूह का रूपांतरण या प्रारंभिक संक्रिया 6 प्रकार की होती है। 3 पंक्तियों पर होती है और 3 स्तंभों पर होती है, जिसमें से हम लोग बारी बारी से शुरू किया जाए। पहला है, यदि किसी आव्यूह की 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करें या किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, तो इस प्रकार की जो संक्रिया होगी वो प्रारंभिक संक्रिया कहलाती है। तो जैसे पहला है कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का आपस में विनिमय, इंटरचेंजिंग जिसको कहेंगे। ये देखिए 2 हो गया। जो 6 हम बताए कि किसी भी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रिया होंगी, तो ये 2 हो गया। 2 पंक्ति यानी कि पंक्ति पर हो गया, और 2 स्तंभ यानी कि स्तंभ पर हो गया। यानी कि 2 नियम एक साथ हम लोग लेके चल रहे हैं। इसमें इसे लिखेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक आव्यूह ले लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 5 मान लें। तो ये इधर का R है ना, तो ये बल्कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये C1, ये C2, ये C3। तो अब इस R1 को, जैसे इसको यहां लाना, यहां लाना चाहते हैं, इसको यहां लेना चाहते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? देखिए 5 6 7 2 3 4 एंड 8 9 5, और यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे कर देंगे, R1 इंटरचेंज टू R2, ये आपस में बदल गए। अगर इसी तरह से हम कॉलम को कर दें, जैसे यहाँ पर हम कर दें 3 6 9 और 2 5 8 और 4 7 5, है ना। तो यहां पर हमारा हो जाएगा C1 इंटरचेंज टू C2, ठीक ना। तो ये प्रारंभिक संक्रिया का पहले 2 नियम है। पहले 2 नियम का मतलब एक पंक्ति के लिए और एक स्तंभ के लिए, ठीक। और सेकेंड आज देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारा सेकेंड होगा, किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करना। शून्येतर का मतलब जो शून्य न हो, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक भी कर सकते हैं लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। शून्य से इतर, इसको शून्येतर को मतलब कि शून्य से इतर। शून्य से इतर का मतलब कि शून्य से ऊपर, शून्य से नीचे। शून्य से ऊपर जाएंगे धनात्मक, शून्य से नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। तो कोई भी संख्या हो सकती है, बस शून्य नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी आव्यूह में हम किसी भी संख्या से अगर गुणा करें तो ऐसा कर सकते हैं, चाहे पंक्ति में करें चाहे स्तंभ में करें, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसको हम एक प्रतीकात्मक चिन्ह से, प्रतीकात्मक रूप से बताएंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 6 7 8, ये मान लीजिए कि ये हमारा R1 है, ये R2 और ये R3, C1 C2 C3। हम करना चाह रहे हैं कि इसमें 2 से गुणा करना चाह रहे हैं या K से गुणा करना चाह रहे हैं। एक जनरल फॉर्म ले लिया जाए
के से गुणा करना चाह रहे हैं इसमें R2 में, तो हम लोग लिखेंगे क्या, R2 चेंज टू KR2, और ऐसा लिखेंगे। फिर उसके बाद उस अवयव को लिखेंगे। अच्छा देखिए, एक तरफ चेंज एरो लगा है तो इसको चेंज टू मतलब परिवर्तित होता है ना, इसको कहेंगे चेंज टू। और जब दोनों तरफ एरो लगा रहता है तो इसको इंटरचेंज टू, ये आपस में बदल रहे हैं। और ये क्या है, R2 केवल R2 परिवर्तित हो रहा है और उसमें हम K से गुणा करना है। तो परिवर्तित होने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 4, अब यहाँ पर हो जाएगा मतलब 5K 6K एंड 7K, और यहाँ पर हो जाएगा 6 7 8, इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसी में अगर कि कॉलम में कर दें, जैसे मान लीजिए कि हम C1 में गुणा करना चाह रहे हैं K का, तो हमारा हो जाएगा 2K 5K 6K और 3 6 7 4 7 8, ठीक है। लिखेंगे क्या, C1 चेंज टू KC1, है ना। C1 परिवर्तित होता है किसमें, KC1, मतलब C1 में K से गुणा कर देना है, उसमें परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस तरह से हम किसी अवयव के किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ती है, जब सवाल हम लोग हल करेंगे तो उस तरह की जरूरत पड़ती है, तो किसी संख्या से अगर गुणा करके गुणा करना चाहते हैं तो इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं, चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में। और नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड वाला, आइए उसको देखते हैं। हाँ, तीसरा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी शून्येतर संख्या, शून्येतर वही जीरो के अलावा संख्या से गुणा करके किसी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ना या घटाना। जैसे एक अवयव है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसमें ऐसा करना चाह रहे हैं कि इस पंक्ति में 4 से गुणा करना चाह रहे हैं और 4 से गुणा करके दूसरे पंक्ति में जोड़ना चाह रहे हैं। तो 4 तो हम एक संख्या ले लिए, अगर जनरल फॉर्म में हम लोग करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रथम पंक्ति में K से गुणा करके दूसरे पंक्ति में जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो कहेंगे क्या, देखिए अब जो ये दूसरी पंक्ति है अब वो परिवर्तित होने जा रही है। परिवर्तित किस प्रकार से होगी, पहले पंक्ति में K से गुणा करना है, गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद प्राप्त परिणाम को इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो R2 चेंज मतलब बदलने जा रहा है, किस तरह से, R2 प्लस या माइनस KR1, ठीक है। R2 चेंज टू R2 मतलब कि इस पंक्ति में क्या जोड़ने जा रहे हैं, इसको जोड़ने जा रहे हैं या घटाने जा रहे हैं K से गुणा करके। तो हो क्या जाएगा, देखिए ये 1 2 3 तो रहेगा ही। अब यहां पर 4 प्लस माइनस K, यहाँ पे K का गुणा करेंगे तो 1K या K, फिर 5 प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस हम दोनों साथ में कर दे रहे हैं। प्लस की जरूरत पड़ेगी, जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो जोड़ देंगे, घटाने की जरूरत पड़ेगी तो घटा देंगे जरूरत के हिसाब से। यहां पर करेंगे 6 प्लस माइनस 3K और नीचे 7 8 9, ठीक है ना। सेम प्रोसेस हम स्तंभ में भी कर सकते हैं, उसको लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला स्तंभ ही परिवर्तित करना चाह रहे हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस माइनस KC2, है ना। तो इसमें क्या करना है, पहले वाले स्तंभ में दूसरे वाले स्तंभ में पहले K से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद इसको इसके साथ जोड़ देंगे या घटा देंगे, वो स्तंभ का हो गया। तो इस तरह से
चाहे पंक्ति, इसको कर लीजिएगा जैसे ये हुआ है ना, उसी तरह से इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से प्रारंभिक संक्रिया यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग अवयव के लिए 6 संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे, 3 पंक्ति के लिए और 3 स्तंभ के लिए। जिसमें पहला था हमारा क्या क्या था, जैसे ये तीसरा हम लोग का था कि मतलब किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके किसी पंक्ति या स्तंभ में आपस में जोड़ना या घटाना। और दूसरा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ में हम किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। और पहला था हम लोग का कि पंक्ति या स्तंभ को इंटरचेंज आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आइए देखिए प्रमेय 4, यदि ए बी समान कोटि की व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा, इनवर्स का हमको प्रयोग करना है तो पहले हम लोग ये जान लें कि इनवर्स होता कैसे। जैसे ए और बी, हाँ, तो ए और बी ए और बी दो अवयव हैं। तो इसको हम ए बी बराबर बी ए बराबर आई, आई आइडेंटिटी है। अगर ऐसा है तो हम ए को बी का इनवर्स करते हैं और बी को ए का इनवर्स करते हैं। और अगर कि जैसे एक अवयव है और इसी के इनवर्स के साथ गुणा करें तो हमको आई मिलता है। ठीक है, किसी अवयव के साथ उसी के इनवर्स से अगर हम गुणा करें तो गुणनफल आइडेंटिटी के बराबर मिलता है। चाहे ए ले ले या बी ले ले बराबर आई, या बी इनवर्स बी बराबर आई होता है। ठीक है, तो इसी पर हम लोग इसी का प्रयोग करके यहां पर इसको करेंगे। हाँ, आइए देखते हैं इसका उत्पत्ति। ए और बी समान कोटि के अवयव हैं, समान कोटि के अवयव हैं। तो व्युत्क्रमणीय अवयव के परिभाषा से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बी इनवर्स। तो मिलेगा क्या, एक तरह से ये एक अवयव एक उसका व्युत्क्रमणीय अवयव। तो अवयव और व्युत्क्रमणीय अवयव का जब गुणा करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। और अब इसके बाद हम इस तरफ ए इनवर्स से गुणा करने जा रहे हैं तो हमको मिलेगा इस तरह से बराबर ए इनवर्स आई। देखिए इसका महत्व है, ऐसा नहीं है कि मतलब इधर गुणा कर रहे हैं तो इसमें हम उधर गुणा कर लें, ऐसा नहीं। आई के पहले जैसे इन इसके पहले ए इनवर्स कर रहे हैं तो इसमें आई के पहले ए इनवर्स हमको करना पड़ेगा, जरूरी है। अब इस ए को इसके साथ लेने जा रहे हैं, ए इनवर्स ए बी और ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। ये आई हो जाएगा, आई बी ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। अच्छा, यहां पर हम लोग लिखते चलें ए इनवर्स ए बराबर आई। अब देखिए आई बी गुणा करेंगे तो बी मिलेगा, ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। अब हम फिर से बी इनवर्स का इधर गुणा करने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, इसमें हम ए इनवर्स आई को ए इनवर्स लिख दिए तो यहां पर भी लिख देंगे ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स, है ना। अब हम दोनों पक्षों में बी इनवर्स से पहले गुणा करने जा रहे हैं, ए बी इनवर्स। देखिए क्या लाना है हम उसी के हिसाब से करते जा रहे हैं। तो यहां पर हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए इधर बी इनवर्स पहले है ना तो इसमें भी बी इनवर्स पहले रहेगा। अब यहाँ पर बी इनवर्स और बी एक साथ ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा आई, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स।
अब आई से किसी भी अवयव में गुणा करेंगे तो हमको वही अवयव मिलेगा। तो यहां मिल गया हमको ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। यहां पर एक चीज संकेत में लिख दीजिए कैसे हुआ है वो हम लोग बी इनवर्स बी बराबर आई। ये चीज लिखना भी जरूरी होता है। ये चीज लिखते रहेंगे ना तो क्लियर होगा कि जैसे ये आई कहां से आ गया है ना, इसकी जगह आई आया है तो बस उसी को लिख दीजिए कि इसके बराबर आई होता है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ प्रमेय 4 का। अच्छा, एक हम लोग ट्रिक देखना चाह रहे हैं कि हम बताना चाह रहे हैं कि जब प्रारंभिक संक्रिया करते हैं तो अवयव के साथ, जैसे ए है तो इसके साथ हम आइडेंटिटी और अवयव इस तरह से लेते हैं और कभी कभी इस तरह से लेते हैं। 2 प्रकार से लेते हैं, 2 प्रकार से लिया जाता है। तो अब अपनी सुविधा के अनुसार जैसे जिसको जो सुविधा लगता है उस हिसाब से ले लेते हैं। तो इसमें मतलब कौन सा संक्रिया, पंक्ति वाला संक्रिया लगावें कि स्तंभ वाला संक्रिया लगावें, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर हम क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी के बाद आया है ए, ये ए क्या आया है, बाद में आया है, इसके बाद में आया है। और पंक्ति, रो और स्तंभ, कॉलम। तो देखिए इंग्लिश के अक्षरों में सी पहले आता है और आर बाद में आता है। सी क्या आता है, ये पहले आता है ना, और रो आर जो है बाद में आता है। एबीसीडी जब करेंगे तो सी पहले आएगा, आर बाद में आएगा। तो ये देखिए ए बाद में आया है तो इसका मतलब कि इसमें हम रो के थ्रू हम संक्रिया करेंगे, पंक्ति के अनुसार प्रारंभिक संक्रिया को पूरा करेंगे। इसमें देखिए ये पहले आ गया है, किसके पहले, आइडेंटिटी के पहले। आइडेंटिटी के बाद आया है अवयव और यहां पर हम आइडेंटिटी के पहले अवयव लिए हैं। तो अब यहां पर सी पहले है, आर बाद में है, तो यहां पर जो संक्रिया करेंगे वो हम कॉलम के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। इसमें स्तंभ विधि से संक्रिया को पूरा करेंगे, इस वाले में स्तंभ विधि से, है ना, यहां स्तंभ विधि से, और इसमें पंक्ति विधि से, ठीक है। तो ये कोई नियम नहीं है, ये हम लोग अपना एक ट्रिक है कि कब हम पंक्ति विधि वाला प्रयोग करेंगे और कब हम स्तंभ का प्रयोग करेंगे। तो ये आइडेंटिटी के बाद अवयव है तो रो, और आइडेंटिटी के पहले है तो कॉलम, क्योंकि रो का पहला अक्षर आर और कॉलम का पहला अक्षर सी, सी पहले आता है, आर बाद में आता है। तो अगर आई बाद में आया है तो रो, और ए, आई के पहले अगर ए आया है अवयव तो कॉलम का प्रयोग करेंगे बस। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, उसको आप लोग कभी मत भूलिएगा, वो गलती कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी जिसे लोग सुविधानुसार जो है प्रारंभिक संक्रिया शुरू किए, यहाँ पर अवयव बाद में है तो रो के पंक्ति के अनुसार शुरू तो किए, लेकिन बाद में जाकर के वो स्तंभ से भी जोड़ना, घटाना, गुणा करना सब शुरू कर देते हैं। तो एक ही प्रकार संक्रिया जब हम करेंगे तो एक ही प्रकार के नियम का पालन करेंगे। पंक्ति विधि से शुरू कर रहे हैं और ए बराबर आई ए ले लिए तो हम पूरी संक्रिया पंक्ति के द्वारा ही करेंगे। अगर ए बराबर आई ए ले लिए यानी ए पहले ले लिए हैं तो कॉलम, है ना, सी पहले आता है आर से, तो कॉलम विधि का प्रयोग थ्रू आउट प्रारंभिक जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा पूरे सवाल में हम कॉलम का ही प्रयोग, कहीं पर भी पंक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पंक्ति वाले से शुरू कर रहे हैं तो कहीं पर भी स्तंभ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, फंस जाएगा, सवाल नहीं आएगा। तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। पंक्ति से शुरू कर रहे हैं तो पंक्ति का ही पूरा थ्रू आउट सवाल में करिएगा, और स्तंभ का प्रयोग कर रहे हैं तो पूरे सवाल में स्तंभ का ही प्रयोग करिएगा, ठीक।